सभी को नमस्ते। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। आज की क्लास शुरू हो गई है। तो आज जो है हम व्याख्यान विधि के दोष पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्याख्यान विधि के गुण पढ़े थे। आज जो है हम व्याख्यान विधि के दोष पढ़ेंगे। व्याख्यान विधि के हम दोष पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दोष क्या है कि आदिगम सिद्धांत यानी करके सीखने के अनुकूल नहीं है। सबसे पहले क्या, आदिगम के अनुकूल नहीं है। किसके अनुकूल नहीं? आदिगम। आदिगम का अर्थ क्या है? करके सीखना। तो इसमें क्या है कि व्याख्यान हम जब लेते हैं लेक्चर, तो उसमें क्या होता है कि आदिगम के अनुकूल यानी करके सीखना। जैसे हम अगर उसे प्रयोग करके नहीं दिखाएंगे अगर किसी स्टूडेंट को, तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम जब लेक्चर मेथड का यूज करें तो वो मेथड जो है छोटे क्लासेस के लिए ना हो, यानी कि जो 1 से 5 की कक्षा में उनके लिए तो व्याख्यान विधि कारगर नहीं होती, क्योंकि उन्हें सारी चीजें जो हम मुंह जबानी नहीं बता सकते। उनको दिखाकर, उनको चित्रों से, वीडियो से, अलग अलग प्रकार से जो दिखाकर जो है उनको बताना पड़ता है। तो ये लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, करके सीखने के लिए व्याख्यान विधि जो है उपयोगी नहीं होती। तो ये व्याख्यान विधि का दोष है कि अगर हम सिर्फ लेक्चर देंगे वन साइड से तो स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से आदिगम होता है। तो व्याख्यान विधि में सबसे पहला दोष क्या है कि आदिगम यानी कि करके सीखने में जो है वो अनुकूल नहीं होता, करके सीखने के लिए अनुकूल नहीं होता। दूसरा क्या है? विज्ञान संकाय के गणित विषय के शिक्षण में अप्रभावी। दूसरा क्या है? गणित के लिए। दूसरा क्या है? गणित। गणित आपको विषय पता, मैथ। गणित को हम मुंह जबानी नहीं बता सकते। गणित को फॉर्मूला में ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड पर। ये तो गणित के लिए तो व्याख्यान विधि कभी प्रयोग की ही नहीं जाती, क्योंकि गणित बोलकर नहीं, जो है करके दिखाने की सब्जेक्ट है। यानी कि बोर्ड पर आप क्या है उसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का विषय है वो, क्योंकि एक वो मेथड है। गणित कोई सब्जेक्ट नहीं, वो एक मेथड है। तो मेथड क्या होता है? ब्लैक बोर्ड को सॉल्व करना पड़ता है। उसे हम कहानी कविता की तरह नहीं बता सकते, किसी टॉपिक की तरह नहीं जो है हम बता सकते। तो इसलिए गणित के लिए भी ये उपयोगी नहीं है। करके सीखने के लिए यानी कि प्रैक्टिकल करने के लिए भी, करके सीखने यानी कि प्रैक्टिकल, जैसे साइंस में हम कोई प्रयोग स्टूडेंट को सामने करवा के दिखाते हैं, उसके लिए आदिगम के लिए भी अनुकूल नहीं है, गणित के लिए भी अनुकूल नहीं है। और तीसरा क्या है? तीसरा होता है तार्किक शक्ति के विकास में बाधक। तीसरा क्या है? तार्किक शक्ति में बाधक होता है। तार्किक शक्ति में क्या है? बाधक है। तर्क करने की शक्ति, यानी कि अगर हम आपको केवल व्याख्यान देकर समझाएंगे तो आपके लिए जो है कोई सब्जेक्ट समझना मुश्किल होगा, और ये मुश्किल होगा और उबाऊ होगा। उसके कारण क्या होगा? आप सब्जेक्ट को ठीक से नहीं समझ पाओगे, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे, या फिर अलग ढंग से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसमें तर्क नहीं कर पाओगे। अगर वही आपको अच्छे से वीडियोस दिखाकर, चित्र दिखाकर, प्रयोग करके, प्रैक्टिकल दिखाकर आप खुद को करने के लिए अगर कहा जाए, यानी कि स्टूडेंट को खुद करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बताया जाए, तो इस चीज अगर हम सिखाएंगे तो उसे कोई भी प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो हल करेगा, या फिर कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो वो तर्क के आधार से जो हल कर पाएगा। लेकिन व्याख्यान विधि के बाद ये सब कुछ जो है विकसित नहीं होता। ठीक है। प्राची जी गुड मॉर्निंग, रेखा जी गुड इवनिंग सभी को। रेखा जी, प्राची जी, अभिषेक जी, सभी को जो है गुड इवनिंग। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा तो हो गया। अभी चौथा, 4 नंबर पर विद्यार्थी समूह निष्क्रिय।
तो इससे क्या होता है, विद्यार्थी समूह में निष्क्रिय होता है, यानी कि विद्यार्थी सुनते नहीं, क्योंकि अगर हम व्याख्यान देंगे तो विद्यार्थी जो है भाग जाते हैं, विद्यार्थी क्या होते हैं, भाग जाते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय। यानी कि विद्यार्थी केवल क्या करते हैं, सुनते हैं, केवल सुनते हैं, वो जो है इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाते। या फिर ऐसा होता है कि अगर व्याख्यान विधि हम ऐसे प्रयोग करते रहे तो उसका एक कारण ये होता है कि स्टूडेंट जो है फिर भाग जाते हैं, या फिर स्टूडेंट जो है सो जाते हैं। व्याख्यान विधि में आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट जो है सो जाते हैं उबासी लेकर, क्योंकि उनको उबाऊ लगता है व्याख्यान विधि, क्योंकि उन्हें अगर बोर्ड पर समझाया ना जाए तो ये सारी बातें उनको उबाऊ लगने लगती है और वो सो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक। व्याख्यान विधि क्या है, वैज्ञानिक, पांचवा क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बाधक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या होगा, ये दृष्टिकोण के विकास में क्या है, विकास में बाधक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक, जो हमारा साइंटिफिक नजरिया होता है वो जो व्याख्यान से डेवलप नहीं हो पाता। उसे डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल करवाना पड़ता है स्टूडेंट को। अगर प्रैक्टिकल करवाओगे तो उसे समझ आएगा। जैसे इसे उदाहरण से समझिए, जैसे आपको अगर मैं ये बताऊं कि एक वैज्ञानिक, जैसे एक आप अगर समझिए कि ये क्लास बी के इंजीनियरिंग की है और आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर हो, और आपको मैं एक कार के बारे में बता रहा हूँ व्याख्यान देकर के, उसमें मोटर कैसे होते हैं, इंजन कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करते हैं, पिस्टन क्या होते हैं उसमें, किस प्रकार से डीजल इंजन काम करता है, पेट्रोल इंजन काम करता है, या फिर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक गाड़ी काम करती है। अगर मैं व्याख्यान से बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। उसे के लिए क्या होगा, आपको कार दिखानी पड़ेगी, कार खोलकर उसमें इंजन खोलकर दिखाना पड़ेगा, और आपको खुद को कहना पड़ेगा इस इंजन को बिल्ड करो खुद, तब आप जो है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख पाओगे। अगर मैं व्याख्यान से बताऊं, या फिर इसका साधारण उदाहरण लीजिए कि आपको साइकिल चलानी है, और अगर मैं साइकिल चलाने का अगर आपके सामने भाषण दूं तो क्या आप लाइफ टाइम में कभी साइकिल चलाना सीख पाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको खुद को साइकिल कर चलानी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास व्याख्यान से नहीं हो सकता। ये सारी जो बाधक है इसमें। इसके बाद छठा क्या है, इसमें छठा है स्वतंत्र चिंतन का पूर्ण अभाव, सिर्फ शिक्षक पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति का विकास। तो शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि व्याख्यान विधि है इसलिए शिक्षक पर निर्भर। क्यों शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता है? क्योंकि शिक्षक जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि व्याख्यान विधि चल रही है, वहां पर आप प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते, या फिर आप वहां पर करके सीख नहीं सकते। जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा, अधिगम करके सीखना, ये जो करके सीखने वाली बात है ये भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्याख्यान विधि चली, और व्याख्यान विधि आपको पता है वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि सिर्फ टीचर बोलेगा, स्टूडेंट सारे ध्यान से सुनेंगे। तो शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सारे जो है व्याख्यान के दोष है। इससे पहले हमने व्याख्यान के गुण पढ़े थे लास्ट कक्षा में, तो अभी हम दोष पढ़ रहे हैं। और सातवां दोष क्या है इसमें, शिक्षक का स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करना, प्रभुत्व दिखाना। तो शिक्षक का क्या है इसमें, प्रभुत्व, यानी कि टीचर लीडर है, बॉस की तरह। शिक्षक का प्रभुत्व इसमें होता है। क्या है इसका मतलब, क्या है कि शिक्षक जैसा चाहेगा उस प्रकार से वो क्लास लेगा, जो बताना चाहेगा वो बताएगा। और कक्षा में किसी को समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, ये कुछ उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पर खड़ा रहकर भाषण देगा और चला जाएगा। तो इसमें क्या है, शिक्षक का प्रभुत्व आपको दिखाई देता है। फिर क्या, इसके बाद आठवां क्या है इसमें, आठवां है शिक्षण कौशल के सिद्धांतों के विरुद्ध होना। जो शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल मैंने आपको बताया था टीचिंग स्किल,
शिक्षण कौशल का अर्थ होता है टीचिंग स्किल। तो हमारी टीचिंग स्किल क्या होती है? जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना, या फिर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना, या फिर वीडियोस दिखाकर पढ़ाना, तो ये सारे जो शिक्षण कौशल होते हैं। आपको हंसा हंसा कर पढ़ाना, चुटकुले सुनाकर पढ़ाना, बीच में उदाहरण लेना, बीच में क्वेश्चन आंसर करना, ये सारे टीचिंग स्किल में आते हैं। तो शिक्षण कौशल के विरुद्ध है ये। क्या है? शिक्षण कौशल के विरुद्ध है, क्योंकि शिक्षण कौशल में भाषण देना सबसे निम्न माना जाता है। भाषण देकर पढ़ाना सबसे निम्न कोटि की शिक्षण पद्धति है। तो ये हो गया। और फिर अंतिम क्या है? 9वां पॉइंट, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अभाव। तो क्या होता है? अंतःक्रिया का अभाव है इसमें। अंतःक्रिया का अभाव कैसे है? अंतःक्रिया का अभाव यानी कि यहाँ पर अंतःक्रिया का अभाव कब होता है? जब टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। और आपको पता है कि व्याख्यान में वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा जो है बात की जाती है, यानी कि शिक्षक केवल बोलेगा, विद्यार्थी से केवल सुनेंगे, विद्यार्थी से फीडबैक नहीं होता। जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक सेंडर होता है, सेंडर यानी कि यानी कि सेंडर जो सेंड करता है। तो यहाँ पर कौन होगा? सेंडर शिक्षक होगा, शिक्षक सेंडर होगा। और यहाँ पर क्या है? रिसीवर कौन है? छात्र। तो व्याख्यान विधि के में क्या है? शिक्षक केवल सेंड कर रहा है और स्टूडेंट जो है रिसीवर हो, लेकिन रिसीवर से जब तक फीडबैक नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या है? फीडबैक जो है, जैसे ये फीडबैक वो आता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी को बोलने का अवसर दिया नहीं जाता व्याख्यान विधि में। तो इससे क्या होता है? कम्युनिकेशन टूट जाता है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? जब सेंडर यानी कि बोलने वाला वक्ता, जब सुनने वाले श्रोता के पास कुछ बात भेजता है, और वो श्रोता जो है फिर से जो है वक्ता को अपनी बात कहता है या फिर पुष्टि करता है, तो उसे पूरा कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे इस कम्युनिकेशन को आप कॉल के जरिए समझिए। जैसे आपने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया या फिर गर्लफ्रेंड को कॉल किया फोन पर, यहाँ पर रात के 12 बजे, है ना, ये यहाँ पर टेलीफोन है, ये आप हो, और ये कान पर आपने लगाया है, रात के 12 बजे है, 12 AM बजे है, और आपने डर डर के जो है उसकी लैंडलाइन पर फोन किया है। समझिए जमाना पुराना है, लैंडलाइन है, लड़की के पास फोन नहीं है। तो आपने फोन किया और आपने क्या कहा? हेलो कहा। आपने क्या किया? हेलो किया। हेलो, हेलो जो है आपने कहा, हाय कहा आपने। तो उसमें क्या होगा आपका? तो आपने हेलो कहने पर क्या होगा? आपने हेलो तो कहा, हाँ, और जब तक वहां से जो है लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड हेलो नहीं कहेगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसने फोन उठाया, उसने उठाया, उसके पापा ने उठाया। तो आपने हेलो कहा, तो उसने सुना हेलो, और उसने फिर से जो है आपको हेलो कहा, उसने हेलो हाय कहा। तो उससे क्या हो गया? कम्युनिकेशन पूरा हो गया, और आपको पता चल गया कि आपकी गर्लफ्रेंड ही जो है आपसे बात कर रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूरा कम्युनिकेशन। अगर वहीं पर अगर यहाँ से हेलो चला जाता है और वहां से हेलो अगर नहीं आता, तो इसे लगता है कि फोन किसने उठाया या नहीं है, कोई सुन रहा है या नहीं। तो केवल बात रखना अपनी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। जब तक सामने वाले का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक जो है कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। जैसे यहाँ पर अगर ये जो आपका लड़का हीरो है हमारा, वो जब तक हेलो हेलो बोलेगा ही, वो यहाँ से कोई बोलेगा ही नहीं, हाय हेलो सुन रही हूँ ऐसा कुछ नहीं बोलेगी, तब तक क्या आपको पता है कम्युनिकेशन नहीं होगा। तब तक ये लड़के को पता नहीं चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड सुन रही है या नहीं। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, सेंडर रिसीवर फीडबैक। फीडबैक में क्या आता है? उत्तर आता है उस प्रश्न का। जैसे मैंने यहाँ से हाय बोला, तो वहां से दूसरे ने हाय बोला, तो क्या होता है? कम्युनिकेशन पूरा होता है। लेकिन व्याख्यान विधि में क्या है? ये कम्युनिकेशन वन साइड है, इसने हाय बोला, इसने कुछ भी बोला, ये सिर्फ सुनेगा और रिप्लाई नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है? अंतःक्रिया का अभाव हो जाता है। उससे क्या है? टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, उससे ये सब कुछ जो है अंतःक्रिया जो नहीं हो पाती, यानी कि दोनों में स्थापना नहीं हो पाती बातों की। दोनों एक दूसरे की बातें जो पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो ये सारे क्या है? व्याख्यान विधि के दोष है। ठीक है।
तो स्नेहा जी प्रणाम, प्राची जी, अर्चना जी, पूजा जी। अच्छा अर्चना जी, आपके पास पुरुष मित्र नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी मम्मी से फोन कीजिए। पुरुष मित्र होना भी अच्छी बात नहीं होती। अभी परीक्षा आ रही है तो मित्र बनाइए किताब को, पुरुषों को नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद आगे का टॉपिक है हमारा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसके बाद कौन सा है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि है हमारा टॉपिक। नया टॉपिक क्या है हमारा, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, इस विधि में शिक्षक को व्याख्यान देने के साथ साथ अपने व्याख्यान को बहुआयामी आधार देने हेतु प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि का भी समावेश रहता है। इसे भाषा युक्त प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग किया जाता है और इसी दौरान उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रदर्शन कार्य शिक्षक द्वारा भली भांति अभ्यास करके वो सुनियोजित ढंग से किए जाने पर यह श्रेष्ठ शिक्षण विधि सिद्ध हो सकती है। तो व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान विधि वही विधि है जो आपके टीचर, नॉर्मली सारे टीचर इसी व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपने ऊपर क्या पढ़ा, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि अलग है और व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि अलग है। इसमें क्या है, व्याख्यान प्लस प्रदर्शन है। तो इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। पहले हमने व्याख्यान विधि केवल जो है लेक्चर विधि को समझा, यानी कि सिर्फ भाषण देने को। ये व्याख्यान विधि को क्या कहते हैं हम, भाषण, भाषण देना। भाषण देना यानी कि जो टीचर सिर्फ कक्षा में आकर खड़े होते एक जगह पर और केवल भाषण देते, कुछ नहीं करते, ना वो ब्लैक बोर्ड को छूते, ना विद्यार्थियों में से किसी एक को उठाकर प्रश्न पूछते, कुछ नहीं करते। जैसे एक रोबोट आता है और रोबोट बोलकर चला जाता है, उस प्रकार के अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, व्याख्यान विधि। लेकिन जो टीचर व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में वो क्लास में आएगा, व्याख्यान देगा यानी कि भाषण तो देगा, लेकिन बीच बीच में वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करेगा, बीच बीच में वो जो है आपको आकृति बनाकर दिखाएगा, बीच बीच में जो है आपको प्रयोग करके दिखाएगा। अगर साइंस का अगर टीचर होगा तो वो प्रयोग वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सामने टेबल पर रखेगा, उसमें आपको वो प्रयोग करके दिखाएगा, या फिर स्टूडेंट को उठाकर कहेगा कि देखो तुम भी करके दिखाओ। तो ये सब यानी इसमें वो थोड़ा भाषण भी देता है, थोड़ा लेक्चर भी देता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा प्रदर्शन भी करता है। प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है, वो प्रश्न पूछ कर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन, यानी कि स्टूडेंट को प्रश्न पूछे या फिर स्टूडेंट को कहो कि आओ तुम पढ़ के दिखाओ, या फिर तुम करके दिखाओ, या फिर तुम आकर जो बोर्ड पर इस प्रश्न का हल लिखो। ये सारे काम करने पर, या फिर ग्रुप स्टडी करवाना, या फिर एक स्टूडेंट को उठाकर प्रश्न पूछो दूसरे स्टूडेंट के लिए, दो गढ़ बना देते हैं। जैसे आपने कक्षा में हमेशा देखा होगा कि लड़कियों का और लड़कों का गढ़ बना देते हैं सर, और लड़कियों को कहते हैं कि आप प्रश्न पूछो, और लड़के आंसर करेंगे, और लड़के प्रश्न पूछेंगे और लड़की आंसर करेंगे। ये सारे जो मेथड्स है, अगर कोई टीचर करता है तो उसे क्या कहते हैं, व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं। उसमें व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों मिश्रित होता है। ठीक है, तो इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रायोगिक कार्य अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं, साथ ही वास्तविक घटनाओं और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करते हैं। तो ये हो गया व्याख्यान प्रदर्शन विधि, यानी कि जिसमें व्याख्यान भी होगा और साथ ही साथ प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आसान है ये। फिर इस व्याख्यान प्रदर्शन विधि का क्या है, हमें अभी इस व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण देखने हैं हमें। इसमें क्या गुण है, पहले हम गुण देखेंगे फिर दोष देखेंगे। जैसे कि हमने पहले भी व्याख्यान विधि के देखे, तो अभी व्याख्यान प्रदर्शन विधि के गुण और दोष देखेंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि,
व्याख्यान प्रदर्शन विधि का हमने दोष और गुण देखना है। ठीक है, तो इसमें पहला गुण क्या है, इसमें विद्यार्थी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। सक्रिय क्यों रहते हैं इसमें विद्यार्थी, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। विद्यार्थी क्या है, सक्रिय रहते हैं। विद्यार्थी क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में स्टूडेंट को प्रश्न पूछे जाते हैं, बीच बीच में स्टूडेंट को खड़ा करके कहा जाता है कि इसका आंसर बताओ, बीच बीच में स्टूडेंट को खड़ा करके बताया जाता है कि आओ ब्लैक बोर्ड पर इसका आंसर लिखो। ये सारे किस में होते हैं, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को सक्रिय रहना पड़ता है। लेकिन व्याख्यान विधि में क्या होता है, इसके उलट व्याख्यान विधि में केवल टीचर एक तरफा पढ़ाता है, इसलिए स्टूडेंट को इसका कोई डर नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट क्या होते हैं, सो जाते हैं आराम से। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। दूसरा क्या है गुण इसमें, इसमें शिक्षक विद्यार्थी के मध्य सहभागिता बने रहते हैं। सहभागिता बने रहते हैं, क्यों सहभागिता बने रहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि शिक्षक स्टूडेंट को क्या है, प्रश्न पूछता है बीच बीच में, इसलिए उसमें सहभागिता आ जाती है, या फिर वो कहता है कि आओ इसके आंसर बताओ ब्लैक बोर्ड पर, इसलिए सहभागिता सहभागिता क्या है, बढ़ती है, बनी रहती है। फिर इसके बाद क्या है, यह विद्यार्थियों को वास्तविक घटना और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करता है। क्योंकि इसमें क्या है, व्याख्यान के साथ प्रदर्शन है। अगर जैसे साइंस का कोई विद्यार्थी है तो उसको अगर कोई फॉर्मूला बताया, मतलब कोई प्रयोग करना हो, तो उसे सामने जैसे ग्रेविटी का हो गया कि प्रदर्शन से कैसे, कि ग्रेविटी मैंने एक बॉल लिया और ऊपर से छोड़ दिया नीचे, और सभी ने देखा कि जो ऊपर की चीज है वो नीचे आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो ये क्या होगा, प्रदर्शन विधि का एक नमूना हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम स्टूडेंट को सिखाएंगे तो क्या होगा, विद्यार्थी को वास्तविक घटना, यानी कि ये जो घटना दिखाई मैंने वास्तविक है, तो ये प्रयोग करके दिखाई। अगर ऐसे अगर प्रयोग करके हम वास्तविक घटनाओं को दिखाएंगे तो उनकी लर्निंग जो है अधिगम तेजी से होगा। तो इसीलिए वास्तविक घटना और प्रक्रियाओं के अनुभव प्रदान करती है कौन सी विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। क्योंकि उसमें प्रदर्शन होने के कारण, प्रदर्शन निहित होने के कारण विद्यार्थी जो है वास्तविक दुनिया में जिस प्रकार से जीवन में घटनाएं घटती है, उनको अगर हम प्रयोग करके दिखाए वो जल्दी से सीख जाते हैं। इसके बाद दूसरी अगली क्या है इसमें, तो यह विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, रुचि उत्पन्न करता है। रुचि क्यों उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें एक तो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपको क्या है, आपको प्रयोग करके दिखाते हैं। क्योंकि प्रयोग जब प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, जब भी आपने साइंस में, अगर 10वीं तक आप सभी साइंस में थे ही, जब आप साइंस का लेक्चर शुरू हो जाता है और साइंस के टीचर आपको प्रयोगशाला में लेकर जाते थे, उस दिन आपको काफी मजा आता था और आप रुचि से जो है नए नए प्रयोग करना सीखते होंगे। जैसे कि आपके लैब हो गया आपके भी स्कूल में, तो उसमें क्या होती है कि अगर हम प्रयोग करके दिखाते हैं, अगर हम प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर अगर विद्यार्थी का सही आता है तो इससे क्या होते है, उसकी रुचि उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो उसमें एक तो कॉन्फिडेंस आता है, उसकी रुचि निर्माण होती है और वो और अच्छे से जो है पढ़ाई करता है। तो ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि का फायदा है। एक तो प्रदर्शन करने में उसमें रुचि होती है, वो देखने में या फिर खुद उस प्रयोग को करने में उनको रुचि होती है, या फिर उत्तर देने के बाद जो फीडबैक मिलता है विद्यार्थियों से, उसके कारण जो रुचि बढ़ती है। इसके बाद का, इसके अंतर्गत दिखाई गई चीजें विद्यार्थियों को भली बातें याद रह जाती है। क्यों याद रह जाती है, क्योंकि इसमें जो है हम ब्लैक बोर्ड का, ग्रीन बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का या फिर प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम प्रयोग करके दिखाते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेकर, अलग अलग जो है प्रकार के जो है सहायक सामग्री लेकर जो हम इसमें प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण से विद्यार्थियों को ये याद रह जाता है। और इसके बाद अंतिम क्या है, ये विधि निष्क्रिय तक पहुंचाती है। ये निधि वो निष्कर्ष तक जो है, अंतिम क्या है, ये विधि निष्कर्ष तक पहुंचाती है। निष्कर्ष तक जो है, ये विधि निष्कर्ष तक जो है पहुंचाती है, यानी कि अंतिम उत्तर तक पहुंचने में आसानी होती है। जबकि व्याख्यान विधि में ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपको करके दिखाया जा रहा है या फिर आपको खुद को कराया जा रहा है तो आप खुद
जो उत्तर के पास पहुंच जाते हो। तो इसलिए आपका निष्कर्ष एकदम सटीक और अच्छे तरीके से बनेगा, जिससे आप भविष्य में आपको कभी भी वो प्रश्न पूछा जाए, फिर कभी भी वो प्रयोग करने के लिए बताया जाए, तो आप जल्दी से कर पाओगे, क्योंकि आपने वो देखा भी है, सुना भी है और खुद से किया भी है। इन सभी कारणों से जो है आप निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप काफी जो है अच्छे तरीके से आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया, तो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे विधि व्याख्यान प्रदर्शन की विधि के दोष। अभी हमने गुण पढ़े, तो अभी हम दोष पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस ने नहीं पढ़ा किसी ने, पता है हमें, लेकिन 10वीं तक तो सभी ने साइंस पढ़ा है ना। ऐसा तो नहीं है जिसने 10वीं पास नहीं की हो, यहाँ पर 10वीं तो सभी ने पास की है ना। 10th में थे सभी लोग, 10th में विज्ञान नहीं था आपका, सभी का विज्ञान कंपलसरी विषय है, तो 10वीं तक ये सब कुछ हो चुका है। तो प्रदर्शन विधि जो है विद्यार्थी प्रदर्शन विधि साहित्य में नहीं होती, जैसा कि हमने व्याख्यान विधि में भी पढ़ा कि व्याख्यान विधि किस के लिए कारगर है, कला के लिए, कला क्षेत्र के विद्यार्थी, यानी कि जैसे हिंदी साहित्य हो गया, तो हिंदी साहित्य में व्याख्यान विधि ज्यादा कारगर है। लेकिन व्याख्यान प्रदर्शन विधि किस में आती है, विज्ञान के विषयों में, गणित के विषयों में। गणित किसका पार्ट है, विज्ञान का ही पार्ट है। विज्ञान में दो ही विषय आते हैं, एक आता है विज्ञान और दूसरा है गणित। इन दोनों ही विषय से, ये दो विषय ही है विज्ञान में, और बाकी जो ये सारे कला में आते हैं। विधि का अगर छोड़ा जाए तो विधि, बिजनेस, ये सब, तो बाकी सभी कला में ही विषय आते हैं, और इन्हीं के विज्ञान के ही पार्ट होते हैं। आप जो भी विज्ञान में देखते हो ये इनके पार्ट है, साइंस के ही पार्ट होते हैं, या फिर मैथ के ही जो है पार्ट है, इनसे ही निकले हैं बाकी सब्जेक्ट जो भी इनके पढ़ाए जाते हैं। तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि के हम दोष पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम, व्याख्यान प्रदर्शन विधि के दोष। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के क्या पढ़ रहे हैं हम, दोष पढ़ रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, गुण पढ़े हमने। तो अभी दोष में क्या है, विद्यार्थियों से थोड़ी गलती होने पर उन्हें हतोत्साहित करना। क्योंकि व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न अगर गलत होंगे तो क्या करेगा, टीचर आपको मारेगा। टीचर तो मारेगा ही ना आपको, अगर गलत करोगे तो मारेगा, सबके सामने मारेगा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने वो मारेगा आपको। आपको अपमान महसूस होगा, आपको ग्लानि महसूस होगी, आपको लगेगा कि ये कितना मेरा दुश्मन है, दुनिया में इससे बुरा कोई नहीं, भगवान इस टीचर को उठा ले, ये टीचर मरता क्यों नहीं। ऐसे सारे भाव जो है आपके अंदर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने आपको मारा, आपको डांटा कि आप किसी काम के नहीं हो, आप निकम्मे हो, एक क्वेश्चन की जो आपको उत्तर आते नहीं है। तो ये सारी बातें किस में आती है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में आती है। तो सबसे पहला दोष क्या है, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछते ही स्टूडेंट क्या है, भाग जाते हैं। ये तो रघुकुल रीति सदा चली आई वाला है कि जब जब प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, तब तक जो है स्टूडेंट भाग जाते हैं, है ना। अच्छा रेखा जी, आप 5 से सीधा पीजी में आ गए, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये तो अच्छी बात है। इसी ट्रिक हमें भी बता दिया, हम भी आ जाते 5वीं के बाद सीधा, क्योंकि अब 5वीं तक तो हमको हिंदी थी ही नहीं, तो सीधा हम पीजी में पढ़ लेते हिंदी अगर। तो क्या है, पहली क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर प्रदर्शन करवाया जाता है, और जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनका अगर प्रश्न गलत हो जाए, या फिर उनका फॉर्मूला गलत हो जाए, एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए, तो क्या होता है, टीचर उनको डांटता है, या फिर उससे क्या होता है, हतोत्साहित हो जाते हैं। आज के टीचर अगर डांटते या फिर मारते नहीं है, लेकिन कम से कम सारे कक्षा के सामने पता चलता है कि इसे आता नहीं है, तो उसको एक शर्म महसूस होगी। और खासकर इस उम्र में जब स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भावनाएं जो ज्यादा ही उत्तेजित रहती है, सारी भावनाएं, उनको प्रेम भी जल्दी हो जाता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, द्वेष भी जल्दी हो जाता है, सब कुछ जल्दी होता है, क्योंकि ये उम्र ही वैसी होती है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को हतोत्साहित हो सकते हैं अगर उनसे गलती हो जाए। तो ये पहला पॉइंट है दोष का। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षक द्वारा विशिष्ट व कठिन शब्दों का प्रयोग करना। अगर शिक्षक कठिन शब्दों का प्रयोग करता है व्याख्यान में या फिर प्रदर्शन में, यानी ब्लैक बोर्ड पर अगर कठिन शब्द लिखता है या फिर बोलते समय अगर कठिन शब्द लिखता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि
विद्यार्थियों को ये बातें समझ नहीं आती, क्योंकि शिक्षक का तो लेवल काफी बड़ा होता है। अगर समझिए कि आप कक्षा 5 को पढ़ा रहे हो, अगर कक्षा आप 5 को पढ़ा रहे हो, कम से कम आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया होगा। कक्षा 5 को अगर पढ़ा रहे हो तो कब से आपने पीजी किया होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, बीएड। ये सारे जो है इतना आपने पढ़ा होगा, तब जाकर आप कक्षा 5 को पढ़ा रहे हो। लेकिन आपका लेवल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड का लेवल है आपका, और आपकी उम्र कम से कम 24, 25, 26 तो होगी। तो इतनी उम्र के साथ और इतने अनुभव और इतनी भाषा जितना आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी, जिस लेवल की भाषा, अगर उस लेवल की भाषा में अगर 5वीं कक्षा के अगर स्टूडेंट को आप पढ़ाओगे तो क्या होगा, उसे समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हमेशा जो है अच्छे टीचर जो है वही भाषा का प्रयोग करते हैं जिस लेवल के स्टूडेंट है। अगर छोटे लेवल के स्टूडेंट है तो उनको उस लेवल की भाषा में बताना पड़ता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल के स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार की भाषा चल रही है, जैसे अभी वर्तमान समय में कौन सी भाषा चल रही है, इंग्लिश चल रही है, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आज की वर्तमान की भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा इंग्लिश हो चुकी है, उसमें अभी आज देखिए अभी सभी लोग इंग्लिश में यानी कि रोमन में टाइप करते हो। आप हिंदी को किस भाषा में टाइप करते हो, किस लिपि में करते हो, रोमन में। और आप हिंदी में शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते। आप सभी लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में जो है आप बात करते हो साथ में। तो इसी प्रकार से क्या है, इंग्लिश में आपको जो है आप इंग्लिश में ही बात करते हो, प्लस क्या करते हो, आप इंग्लिश में बात करते हो, साथ में किस में बात करते हो, आप इंग्लिश में बात करते हो। इसलिए जो है हम भी जो है आपको जब हम पढ़ाते हैं तो इन दोनों भाषा को मिक्स करके पढ़ाता है, क्योंकि ये आपकी अभी मातृभाषा यही बन चुकी है, हिंदी प्लस इंग्लिश। और रोमन में आप टाइप करते हो हाय, हेलो, जीएम, जीएन। गुड नाइट को गुड नाइट नहीं लिखा जाता, आज क्या लिखा जाता है, जीएन लिखा जाता है। तो ये जो अभी ये जो है ये जीएम हो गया या फिर जीएन हो गया, ये जो लैंग्वेज है ना शॉर्ट फॉर्म वाली, इसी लैंग्वेज में जो आपको पढ़ाना पड़ता है। अगर ये इसमें अगर पढ़ाया ना जाए तो क्या होगा, दोष होगा, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में दोष निर्माण होगा। इसके बाद का दोष कौन सा है, विद्यार्थियों को सामान्यीकरण की ओर प्रेरित न करना। तो सामान्यीकरण का अर्थ होता है जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन आपको मैंने बताया था क्या होता है। जनरलाइजेशन क्या होता है कि किसी एक बात का हर विश्व में सभी जगह पर एक जैसा उत्तर है, उसे जनरलाइजेशन या फिर सामान्यीकरण कहा जाता है। उसका उदाहरण क्या है जनरलाइजेशन का, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर 1+1 लिखूं और इसके सामने इज इक्वल टू लिखूं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दूं, है ना, और विश्व के किसी भी विद्यार्थी के, पूरे विश्व के किसी भी विद्यार्थियों को ये अगर मैं लिख कर दे दूं तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी यहाँ पर 2 उत्तर लिखेंगे। उसको मेरी मराठी आती हो, उसको हिंदी आती हो या अंग्रेजी कोई भी भाषा आती हो, उसे भले ही हिंदी ना आती हो, लेकिन अगर वो ये लिखेगा तो उसका उत्तर 2 ही लिखेगा। इसकी अगर मैं यहाँ पर चाइना में लेकर जाऊंगा ये प्रश्न लेकर जाऊंगा तो वहां पर भी वो उत्तर 2 देगा। अमेरिका लेकर जाऊंगा तो 2 देगा, पाकिस्तान लेकर जाऊंगा 2 देगा, अफगानिस्तान लेकर जाऊंगा तो 2 देगा। तो सारी दुनिया में क्या है, ये फॉर्मूला मान्य है। जब हम प्लस का सिंबल देते हैं तो इन दोनों को जोड़ना होता है। ये क्या है, इसका सामान्यीकरण हो चुका है पूरे विश्व में। तो यहाँ पर भारत में 1+1 इज इक्वल टू 2 और पाकिस्तान में 1+ इज इक्वल टू 3 नहीं होता, 1+1 इज इक्वल टू 3 नहीं होता ना। तो इस बात को क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण करना। ये एक बात को पूरे विश्व में एक रूप से मान्यता देना कि इसका यही होगा। इस प्रकार का अगर हम शिक्षा में अगर इस प्रकार से हम अगर पढ़ाते नहीं है तो उसका दोष उत्पन्न हो जाता है। तो अब अगर हमें पढ़ाना है तो जनरलाइजेशन करके पढ़ाना होता है, ये पॉइंट है। तो सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन की तरफ विद्यार्थियों को प्रेरित न कर पाना, इसका एक दोष है। फिर शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से उचित प्रश्न करने में अक्षमता। तो एक दोष है कि अगर उचित प्रश्न ना किया जाए विषय वस्तु से रिलेटेड, अगर हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और अगर मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रश्न करवाऊं, या फिर अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर मैं बताऊं कि प्रश्न करवाऊं कि जैसे मेरे गांव के टीचर थे, उनका नाम क्या है, उनकी मम्मी का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न कराऊं,
है तो टीचर से संबंधित, लेकिन उसका हमारे सब्जेक्ट से, सिलेबस से कोई रिलेट है क्या? वो प्रश्न आएंगे परीक्षा में कि मेरे टीचर का नाम क्या था या फिर उनके दादाजी का नाम क्या था। तो इस प्रकार के बेतुके प्रश्न अगर करवाए जाए जिसका सिलेबस से कोई संबंध नहीं है, या फिर बेतुकी बातें की जाए, बेतुकी कहानियां बताई जाए, तो उससे क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? विद्यार्थी के मध्य प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक महत्व के तथ्यों को संप्रेषित करना। तो क्या है इसके बाद? क्या? प्रमुख को छोड़कर जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और प्रमुख को छोड़कर जो प्रमुख है ना, उसे छोड़कर, प्रमुख को छोड़कर जो जो प्रमुख नहीं है, जो आंशिक महत्व के है, आंशिक है, आंशिक महत्व के है, उनको जो है ज्यादा फोकस करना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपको अगर यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको मैं नए पैटर्नों को अगर ना समझाकर जो है मैं सिद्धांत समझाने लगूं, जो विदेशी जो है सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सिद्धांत दिए टीचिंग में, उनके प्रदर्शन के, उनके सिद्धांत को अगर डिटेल में पढ़ाना लग जाऊं, और आपको जो जो बेसिक है जैसे स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, इस बारे में ना बताऊं जो कि परीक्षा में आएंगे, या फिर हमारा मूल्यांकन पद्धति उसको ना बताकर आपको बताऊं कि जो है जो भी एक अगर कोई विद्वान हो गया तो उसके विद्वान के बारे में पूरा उसका जीवन दिखाऊं, वो कि वो विद्वान कहाँ जन्मा था, उसने कैसे प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण की, फिर वो ये सिद्धांत देने से पहले, इससे पहले क्या करता था, सिद्धांत देने के बाद वो कैसे मरा, ये सारी बातें अगर बेतुकी मैं अगर बताऊं तो क्या होगा? फिर परीक्षा में तो आएगा नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या फिर जो इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आने वाले, उस पर फोकस करना चाहिए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ भी सकते हैं, या फिर सिर्फ परिचय देकर उनको आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं किया जाए तो क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट छोड़कर आंशिक रूप से जो महत्व है इनको अगर स्थान दिया जाए, प्रमुख स्थान। फिर श्याम पट पर मुख्य बातों को नहीं लिखना। तो इसके बाद क्या है? श्याम पट, श्याम पट का प्रयोग करना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक कला है श्याम पट का प्रयोग करना। श्याम पट का प्रयोग करना भी एक कला होती है। श्याम पट पर क्या लिखना है आपको? श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर मुख्य बातों को नहीं लिखना। इससे क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है। श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड अभी चले गए हैं। ब्लैक बोर्ड के बाद कौन सा है? ग्रीन बोर्ड आए। ग्रीन बोर्ड के बाद कौन सा है? व्हाइट बोर्ड आए। व्हाइट बोर्ड के बाद क्या आया? आपको आपके लिए प्रोजेक्टर्स आए। प्रोजेक्टर जो कि हम ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है छत पर, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा होता है, और टीचर सामने एक पर्दा गिराता है ऐसा, और उस पर लाइट पड़ती है और आपको दिखाई देता है चित्र, तो उसे प्रोजेक्टर कहा जाता है। प्रोजेक्टर के बाद क्या है? डिजिटल बोर्ड्स, यानी कि वो टीवी की तरह दिखते हैं, टीवी की तरह दिखते दिखने में, लेकिन उन पर लिखा भी जा सकता है। तो ये सबसे आधुनिक है। ये सभी, इन सभी को किस में रखना है आपको? श्याम पट में ही रखना है, क्योंकि सिलेबस बहुत पहले लिखा गया है और सिलेबस इसी प्रकार से पुरानी पद्धति से लिखा जाएगा। तो श्याम पट को आपको इन सभी के लिए ऑप्शन या फिर विकल्प के रूप में देखना है। जहां पर श्याम पट्टे का उल्लेख है तो वहां पर इन सभी को भी आपको ध्यान रखना है। श्याम पट का अर्थ क्या है? अगर आपके पास श्याम पट है तो श्याम पट ग्रीन बोर्ड है तो ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड, या फिर प्रोजेक्टर है, या फिर जो है डिजिटल बोर्ड है, इनका प्रयोग ठीक से ना करना, उन पर मुख्य बातें, मुख्य बिंदु ना लिखना। तो उससे क्या होगा? स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा। मुख्य बिंदु, मुख्य जो भी आकृतियां होंगी, अगर साइंस का विद्यार्थी है तो उनके डायग्राम से सब कुछ ना निकालना, या फिर ज्योग्राफी का विद्यार्थी है तो उनको नक्शा अगर निकाल के ना दिया जाए, तो ये सभी जो है अगर श्याम पट पर ना लिखा जाए तो क्या है? उसमें व्याख्यान प्रदर्शन विधि में दोष निर्माण हो सकता है। फिर इसके बाद है विद्यार्थियों को संलग्नित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय न देना। तो विद्यार्थियों को संकलित सामग्री का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु पर्याप्त समय न देना। तो हमने जो भी पढ़ाया है उसको अगर आपको उसे नोट करने का समय ना दिया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जो है आगे बढ़ा जाए, तो क्या होगा? उससे दोष उत्पन्न होगा।
क्योंकि जो छोटी क्लास होती है उसमें नोट्स भी दिए जाते हैं साथ साथ, और साथ साथ नोट्स लिखते हैं विद्यार्थी। अगर उनको नोट्स लिखने का अगर टाइम ना दिया जाए, अगर लिखकर जो जल्दी से मिटा दिया जाए, तो क्या होगा उसका परिणाम? जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है और इसे मैंने ऐसे मिटा दिया, तो क्या होगा? अगर कोई स्टूडेंट इसको लिख रहा होगा तो वो क्या होगा? वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें दोष में आती है। तो विद्यार्थियों को भी जो है उसको लिखने का और फिर उसको रिवीजन करने का भी समय देना चाहिए। इसके बाद प्रदर्शन के असफल होने पर विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रदर्शन यानी कि हम जो है प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं? हम प्रयोग करके या फिर कुछ दिखाकर या फिर बोर्ड पर लिखकर। प्रदर्शन के असफल होने पर क्या होता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर प्रदर्शन असफल रहा, इसमें कैसा है? अगर मैंने कोई प्रयोग किया, अगर मैं विज्ञान के शिक्षक हूँ, मैंने कोई प्रयोग किया और वो प्रयोग फेल हो गया, तो उससे क्या होगा? विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध, गलत प्रभाव पड़ेगा कि इसका उत्तर उनको पता नहीं चलेगा, फिर इसको कैसे प्रयोग किया जाता है ये पता नहीं चलेगा। अगर मैं कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में कुछ गलतियां हो रही है, तो उसका उत्तर निकालने में मैथ में गलतियां होंगी और ये पूरा उत्तर खराब हो जाएगा। जैसे आपने मैथ में देखा होगा, और फॉर्मूला में एक जगह पर कोई अंक हमारा एक 19-20 हो जाता है, तो पूरा जो है मैथ जो है 10-20 पन्ने का खराब हो जाता है। तो बड़े बड़े 10-20 पन्ने के जो है मैथ के क्वेश्चन भी होते, उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होता है? उसमें अगर शिक्षक असफल हो जाए तो क्या होगा? तो उस समय का पूरा समय भी बर्बाद हो जाएगा और विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे दोष है। इसके बाद क्या कौन सा दोष है? शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को तेजी से समझाने के कारण शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों का ऊब जाना, मन नहीं लगना। तो अगर एक शिक्षक जो स्पीड से पढ़ाता है तो उससे क्या होगा? विद्यार्थी उबाऊ हो जाएगा, यानी कि वो कहेंगे कि शिक्षक पढ़ा रहा है अपनी धुन में, हम भी अपनी धुन में सो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सो जाते हैं। इस समय का अच्छा प्रयोग करते हैं। सदुपयोग क्या होता है कि अगर टीचर व्याख्यान दे रहा है तो उस समय सबसे अच्छा क्या होता है कि पिछली बेंच पर जाकर अच्छे से बेंच पर सर रखकर सोया जाए और गहरी नींद दी जाए। तो जितनी अच्छी गहरी नींद आपको आपके बिस्तर पर नहीं आती, आपकी प्रेमिका के पास नहीं आती, उससे अच्छी नींद आपको कहां पर आती है? कक्षा में आती है। क्योंकि टीचर का चेहरा देखकर आपको उबासी आना शुरू हो जाता है, आ गया मनुष्य फिर से सिखाने के लिए। ऐसा जो है उस उम्र में लगता है सभी को, कुछ को जो है। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप चले जाते हो, जब आपको नौकरी की तलाश होती है, तब आपको उबाऊपन नहीं लगता, तब आपको सीरियस, क्योंकि आपके दिमाग पर क्या पड़ता है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, खाओगे क्या। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के स्टूडेंट को पढ़ाना अच्छी बात होती है कि वो सोते नहीं है क्लास में, कम से कम अगर उनको सोना होगा तो निकल भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले वाले, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट एमए वाले, ये जो स्टूडेंट है वो आराम से सो सकते हैं, क्योंकि उनको इतना जो है ध्यान नहीं होता परीक्षा का, क्योंकि वो परीक्षा आप पास कर सकते हैं। एमए तक की सारी परीक्षा कोई भी पास कर सकता है, लेकिन एमए के बाद जो आपके नेट की परीक्षा है वो कोई पास नहीं कर सकता ऐसे ही, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट होते हैं, जब टीचर जो स्पीड से पढ़ाता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट? उबासियां लेते और सो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें दोष विधियां होती है। इसके बाद क्या है? प्रयोग के प्रमुख उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल। तो अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसके उद्देश्य क्या है अगर हमने नहीं बताया, तो उससे क्या हुआ? कक्षा असफल हो जाएगी। अगर मैंने कोई प्रयोग किया है और उसका उद्देश्य क्या है प्रयोग करने का, जैसे हमने ग्रेविटी का प्रयोग करके दिखाया, लेकिन ग्रेविटी काम कहाँ पर आती है अगर यही नहीं बताया हमने। यहाँ पता है जब जब न्यूटन ने ग्रेविटी का आविष्कार नहीं किया था, उससे पहले भी ग्रेविटी थी और उसने एक शोध किया तो उसके बाद भी ग्रेविटी हुई। उससे क्या बदला? अगर नॉर्मल जनता पूछे उससे क्या बदला? हाँ बाबा ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे जाता है सब, ऊपर जो फेंकते हैं वो नीचे आता है क्योंकि ग्रेविटी। लेकिन उसका फायदा क्या?
उसका फायदा है। उसका फायदा हमने कब उठाया? जब हमने रॉकेट्स बनाए, जब हमने प्लेन बनाए, तो उसमें सारे न्यूटन के ही लॉज काम करते हैं। जब हम मंगल पर गए, जब हम चांद पर गए, तो किसके कारण जा पाए? न्यूटन के कारण जा पाए, क्योंकि हमने ग्रेविटी को समझा कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हम जितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में है उसके अगर दुगुना अगर हम ऊपर की तरफ किसी रॉकेट को छोड़े तो वो उड़ने लग जाएगा, लेकिन अगर उसके समान अगर रखेंगे तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा, या फिर उससे कम होगा तो नीचे गिरेगा। लेकिन जितनी ग्रेविटी हमारे पृथ्वी में है उससे अगर हम तेजी से ऊपर उठे तो हम जो आसमान में जा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो ये सारे लॉ जो है न्यूटन ने बताया। तो यही अगर हम कक्षा में अगर नहीं बताते इसका उपयोग क्या है, तो ये क्या होगा? कक्षा विफल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी प्रदर्शन प्रयोग विधि क्या होती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते कि यह शिक्षण विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का ही एक भाग है। तो इसके बाद कौन सी है? व्याख्यान प्रदर्शन विधि तो हमने पढ़ ली। तो इसके बाद की अगली ये प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रयोग प्रदर्शन विधि ये भी सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। प्रयोग प्रदर्शन विधि तो इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा? व्याख्यान प्रदर्शन विधि। अभी हम पढ़ रहे प्रयोग प्रदर्शन विधि। और ये विधि क्या है? ये विधि भी शिक्षण विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि का ही एक भाग है, जिसके द्वारा शिक्षक प्रक्रिया और प्रभावी व रुचिकर हो जाता है। इस विधि के अंतर्गत चित्र, चार्ट, मॉडल, स्लाइड आदि का प्रयोग कर विषय वस्तु को समझाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार यह मूर्त से अमूर्त का अनुसरण करने वाली शिक्षण विधि है, जिसमें विद्यार्थी इंद्रियों की मदद से कठिन विषय वस्तु को भी सुगमता पूर्वक समझ लेते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु अधिक कारगर है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या है? इसमें हम चित्र दिखाते हैं। जैसे कि आप छोटे कक्षाओं के अगर बुक में भी देखें तो उसमें आपको चित्र दिखेंगे, रंगीत चित्र दिखेंगे। उसके बाद क्या होते हैं? चार्ट होते हैं, चार्ट होते हैं उसमें। फिर उसमें क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। फिर स्लाइड्स होती है, जैसे स्लाइड्स हम पीपीटी में स्लाइड लगाते हैं। फिर वो स्लाइड चित्र दिखाना, मैप दिखाना, नक्शा दिखाना, ये सभी क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि में आते हैं। इससे क्या होगा? विद्यार्थियों को अधिगम करना सुगम हो जाएगा। और ये किसके लिए कारगर है? प्रयोग प्रदर्शन विधि छोटी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए। तो छोटी कक्षाओं के लिए प्रभावी है। छोटी कक्षाओं के लिए क्या प्रभावी है? प्रयोग प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है? चार्ट, चित्र, मॉडल, स्लाइड दिखाना, मैप दिखाना, इन सभी से वीडियोस दिखाना आजकल। तो इस प्रकार से जो है सिखाया जाता है। छोटी कक्षाओं में क्या आते हैं? कक्षा 1 से 5 या फिर कक्षा 1 से 7 ये जो होते हैं, इनके लिए ये अच्छा उपाय होगा सिखाने के लिए। ठीक है, इसके बाद प्रयोग प्रदर्शन विधि के गुण। अभी इनके गुण देखेंगे हम, उनके गुण क्या है। तो ये चार्ट, ये सब दिखाना, चित्र दिखाने के गुण क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इसमें बालक के मनोविज्ञान पर असर पड़ता है। मनोविज्ञान पर कैसे? कि उसको, क्योंकि छोटी कक्षा में आपको पता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? कोरा कागज होता है। तो उसके मानस पटल पर क्या है? कुछ छपा नहीं है। तो अगर हम उसे टाइगर बताए तो उसे पता नहीं टाइगर क्या होता है, जब तक हम उसे चित्र ना दिखाए, जब तक आप उन्हें नदी का चित्र ना दिखाए, समंदर का चित्र ना दिखाए। क्योंकि हर एक ने समुद्र नहीं देखा होता लाइफ में, क्योंकि उनके घर के आसपास नहीं होता। या फिर जो बच्चा कक्षा 1-2 में है उसने कहाँ समुद्र दिखा है, तो उसके चित्र दिखाने पड़ते हैं। उसको जंगल दिखाना है तो उसके चित्र दिखाने पड़ते हैं। या फिर उसने अमेरिका नहीं देखा तो उसका चार्ट दिखाना, मैप दिखाना पड़ता है, क्योंकि हर स्टूडेंट थोड़ी अमेरिका चला जाएगा देखने के लिए, छोटा बच्चा। तो उसके मनोविज्ञान में जो ज्ञान की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रदर्शन विधि जो है कारगर होती है। फिर यह सहसंबंध पर आधारित क्रिया विधि है। तो इसमें क्या है? चार्ट के जरिए, चित्र के जरिए हम सहसंबंध दिखाते हैं, एक का दूसरे से संबंध क्या है, या फिर उसका शिक्षा में क्या संबंध है, वो चित्र वीडियो से जो हम
उनका सहसंबंध बता सकते हैं। जटिल प्रत्ययों व प्रयोगों के प्रदर्शन में उपयोगी। अगर कोई बात जटिल है तो उसे अगर हम फोटो से वीडियो से दिखाए तो सरल हो जाती है। तो ये क्या है, प्रयोग प्रदर्शन विधि के फायदे। इसके बाद इस विधि में विद्यार्थी स्पष्ट एवं निश्चित उद्देश्य से सहभागिता करते हैं, जिससे समय की बचत भी होती है और अध्यापन में कम लागत भी आती है। तो इसमें क्या है, इससे उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, लर्निंग जल्दी समझ आती है विद्यार्थियों को, जो जल्दी वो समझ पाते हैं चित्रों के जरिए, वीडियोस के जरिए, इन सभी के जरिए क्या है, मॉडल के जरिए वो जल्दी समझ पाते हैं। उसमें खर्च भी कम आता है और जल्दी विद्यार्थी सीख भी लेता है। ये सारे क्या हो गए, उनके गुण हो गए। अब गुण के बाद हम क्या पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे। दोष, तो इसके दोष क्या है, ये सभी को समझ तो आ रहा है ना, ये आसान है। हमने आज क्या है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि पढ़ा है, उसके गुण दोष पढ़े हैं, और अभी प्रयोग प्रदर्शन विधि, उसके भी गुण पढ़े हैं हमने, अभी दोष पढ़ने वाले हैं। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि क्या है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग प्रदर्शन में चित्र, ये चार्ट, मॉडल, मैप दिखाकर, वीडियो दिखाकर जो कहते हैं उसे हम प्रयोग प्रदर्शन विधि कहते हैं। इसके दोष क्या है, इस विधि में शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। इसमें कर्ता कौन है, शिक्षक है। शिक्षक क्या है, कर्ता, यानी कि काम करने वाला। शिक्षक क्या है, कर्ता, यानी कि शिक्षक के हाथ में ज्यादा पावर होती है, शिक्षक के अनुसार चलता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक के प्रमुख अधिगम सिद्धांत करके सीखने की उपेक्षा होती है। तो सबसे बड़ा क्या है शिक्षा में, एजुकेशन में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे अच्छा क्या माना जाता है कि करके सीखना, और सबसे बुरा क्या है, व्याख्यान विधि। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बुरी लर्निंग कब होती है, आपकी शिक्षा कब होती है, जब आप सिर्फ व्याख्यान यानी कि सब सुनते हो, उसमें सहभागिता नहीं लेते, तो वो सबसे निम्न दर्जे की अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम जो स्किल है। लेकिन सबसे उच्च टीचिंग स्किल क्या है, करके सीखना। करके सीखने में क्या होता है, आपको प्रश्न पूछना, या फिर आपको खुद कक्षा के सामने आकर कहा जाए कि आप खुद पढ़ो या फिर खुद उसका उत्तर लिखो ब्लैक बोर्ड पर, ये सबसे कारगर होती है। लेकिन प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या है, ये सब नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम चित्र दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, चार्ट दिखा रहे हैं। उसमें क्या होगा, टीचर चार्ट दिखाएगा स्कूल कक्षा के सामने, या फिर वीडियो दिखाएगा, तो यहाँ पर बताएगा कि ये इस नक्शे में ये है, यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, अमेरिका यहाँ पर है, ये सारी बातें जो चार्ट में वो दिखाएगा। तो इसमें क्या विद्यार्थी का सहभाग नहीं होगा, वो करके नहीं सीख पाएगा, तो एक दोष है इसमें। फिर उसके बाद क्या दोष है, प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत अनुभवों का कोई स्थान नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव का स्थान क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर जो चित्र है, वहां पर जो वीडियोस है, वो आपके खुद की थोड़ी है, आपके खुद के अनुभव थोड़ी है, आप दूसरों का अनुभव सिर्फ देख रहे हो। उससे क्या होगा, आप करके सीखने वाली ही पॉइंट है यहाँ पर, कि आप अगर जब तक करते नहीं हो तब तक आप सीखते नहीं हो। तो इसी वजह से जो ये भी एक दोष प्रयोग प्रदर्शन विधि में आ जाता है। उसके बाद कौन सा दोष है, विद्यार्थी पूर्ण रूप में सक्रिय नहीं रहते, प्रयोग करने का अंतिम उत्तरदायित्व शिक्षक का ही होता है। देखिए, जैसे शिक्षक कक्षा में चार्ट दिखा रहा है, चित्र दिखा रहा है, या फिर कोई भी वीडियो दिखा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछले बेंच वाले जो है, शिक्षक पढ़ा रहा है, अपना अपना मग्न है, हम भी अपने अपने मग्न में क्या करेंगे, सो जाएंगे कक्षा में। तो ये प्रयोग प्रदर्शन विधि में भी होता है, क्योंकि प्रयोग प्रदर्शन कौन करता है, शिक्षक ही करता है अकेला। इसलिए क्या विद्यार्थी के लिए खुली छूट होती है कि वो एक तो सुने या फिर वो सो जाए, दोनों ऑप्शन होते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट को क्या लगता है, सोने का, तो वो सो जाता है। तो इसलिए ये इसमें दोष उत्पन्न होता है। फिर अंतिम दोष क्या है, विद्यार्थियों में प्रयोग संबंधी उचित कौशल का विकास नहीं होता है। इसका विकास क्यों नहीं होता, कि प्रयोग प्रदर्शन है, यहाँ पर जैसे शब्द में आप देखेंगे प्रयोग है, लेकिन प्रयोग क्या कह रहा है, प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है। प्रयोग तो हो रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है, शिक्षक कर रहा है। इसलिए अगर मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊं तो आप कैसे सीख सकते हो। जैसे अगर उदाहरण दो कि हमें साइकिल सीखना है, हम साइकिल सीखने वाले हैं, और जो मैं आपका टीचर हूं, और मैं रोज आकर आपके सामने रोज 1 घंटा साइकिल चलाता हूं और बताता हूं, देखो मैं कितनी कितनी अच्छी साइकिल चलाता हूं, आपको भी इस प्रकार की साइकिल चलानी है। लेकिन आपको मैं साइकिल कभी देता ही नहीं हूँ, सिर्फ आप यहाँ पर मेरे सामने बैठकर मुझे देख रहे हो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। तो क्या इससे आप साइकिल सीख पाओगे लाइफ में, कभी नहीं सीख पाओगे। तो यही है, विद्यार्थियों में प्रयोग संबंधी उचित कौशल का विकास नहीं हो पाता। तो वो कौशल क्या है, यहाँ पर साइकिल सीखना स्किल है। ये स्किल तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक मैं आपको साइकिल नहीं दूंगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, साइकिल अपने पास ही रख रहा हूँ और खुद ही साइकिल चला रहा हूँ,
और बता रहा हूँ कि इस प्रकार से साइकिल चलाया जाता है, इस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, उसे आप क्या समझोगे, नहीं समझ पाओगे जब तक आप करके नहीं सीखोगे। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि में करके सीखने का जो भाव नहीं होता, उसी कारण से इसमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या दोष आ जाता है कि विद्यार्थी सीख नहीं पाते। ठीक है, तो आज हमने जो है ये 2 पद्धतियां सीखी हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि समय हो गया है तो अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, व्याख्यान विधि के दोष। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्याख्यान विधि के दोष पढ़े हमने। पहला क्या पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्याख्यान विधि के दोष पढ़े हमने। विधि के दोष, जैसे कि आपको व्याख्यान नाम सुनते ही आपको इसके दोष याद आना शुरू हो जाएंगे, आपको इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, व्याख्यान प्रदर्शन पढ़ा। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, तो इसमें क्या है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा एक तो गुण पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, दोष। और इसके बाद हमने तीसरी कौन सी पद्धति पढ़ी है, प्रयोग प्रदर्शन। प्रयोग प्रदर्शन विधि। और इसके भी हमने क्या पढ़े, गुण पढ़े और दोष। तो ये जो है हमने आज पढ़ा है। तो आपको जैसे पता है व्याख्यान विधि के दोष, व्याख्यान क्या है, लेक्चर देना। जैसे कि एक कक्षा में कोई टीचर आता है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये टीचर आ गया है इस प्रकार से। और ये यहाँ पर पूरी 1 घंटे में पूरा 1 घंटा जो है, 1 घंटा जो है वो यहाँ पर ही खड़ा रहता है और यहाँ से जो है बक 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 आपको सुनाता है कथा, राम कथा। और फिर राम कथा होने के बाद अगर किसी आपके मित्र ने पूछा राम की सीता कौन, तो आपने उत्तर दिया कि बहन। इस प्रकार की जो व्याख्यान होती है इसे क्या कहते हैं, व्याख्यान विधि कहते हैं। उसमें क्या होता है कि टीचर आता है, एक जगह खड़ा होता है और बक 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 जो है जैसे कोई उल्टी करता है वैसे उल्टी कर देता है ज्ञान की। और वो सब ये देखकर क्या करते हैं, सब लोग मुंह फेर लेते हैं उससे। तो व्याख्यान विधि में सब लोग क्या मुंह फेर लेते हैं और बैक बेंचर क्या करते हैं, आराम से जो है सो जाते हैं यहाँ पर। वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो थाईलैंड में चले गए, कुछ लोग गोवा में चले गए, गोवा में चले गए। वो लगता है कि हम गोवा में है, ऊपर से सनलाइट आ रही है, हम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो बैक बेंचर के तो अलग ही सपने चल रहे, और जो बीच के बेंच के स्टूडेंट है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये क्लास कब खत्म होगी, तूने कल का होमवर्क किया क्या, ऐसी बातें। और फ्रंट बेंच के क्या है, उनकी मजबूरी है वो जो है टीचर का चेहरा देख रहे हैं, जो कि टीचर उल्टी कर रहा है किसकी, ज्ञान की। तो ये इस प्रकार का जो होता है उसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं, जिसमें टीचर एक जगह पर खड़ा रहकर सिर्फ बकता है। तो उससे क्या होगा, शिक्षा में गुण उत्पन्न नहीं होंगे, क्या होंगे, दोष। सबसे निम्न कोटि की जो है टीचिंग स्किल क्या है, व्याख्यान विधि। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे निम्न कोटि की, सबसे खराब। ये विधि अगर हम बड़ी क्लासों में भी अगर प्रयोग करते हैं तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें दोष में क्या है, आदिगम यानी कि करके सीखने के अनुकूल ये नहीं होता। उसके साथ उसमें विज्ञान की संख्या है, जैसे गणित विषय। तो गणित विषय को हम व्याख्या देकर नहीं समझा सकते, गणित को क्या करना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड को जो है सॉल्व करना पड़ता है, 1 + 1 = 2। ऐसा ऐसे में बोल कर नहीं बता सकता, लिखना ही पड़ेगा। मैथ के टीचर को लिखना ही पड़ता है ब्लैक बोर्ड पर, नया ब्लैक बोर्ड के मैथ का टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो व्याख्यान विधि किसमें कार्य करे, ठीक ठाक कला शाखा में, कला शाखा में ठीक ठाक कार्य करे। ये हमने लास्ट क्लास में गुण में पढ़ा था। ये व्याख्यान विधि में गुण में क्या है, व्याख्यान विधि के गुण में क्या आता है कि कला के लिए वो कारगर है, लेकिन बाकी विज्ञान की शाखा के लिए वो कारगर कभी भी नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या है, विद्यार्थी समूह निष्क्रिय हो जाना यानी कि सो जाते हैं विद्यार्थी। ये क्या है, दोष व्याख्यान विधि के। उससे क्या होता है, शिक्षण के कौशल के सिद्धांत के विरुद्ध है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य
अंतर क्रिया जो नहीं हो पाती। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। व्याख्यान प्रदर्शन विधि में क्या होगा, व्याख्यान में जो भी गुण है वो सारे इसमें है ही विद्यमान, लेकिन उसमें क्या है, प्लस प्रदर्शन है। तो जैसे ये बकबक करने वाला टीचर है, लेकिन ये थोड़ा सा सुधर गया और ये क्या करना है, यहाँ से हटकर थोड़ा सा यहाँ पर आगे आकर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, और ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते जो स्टूडेंट को प्रश्न पूछ रहा है कि 1+1 इज इक्वल टू क्या, बच्चा बताओ, ऐसा अगर पूछ रहा है तो क्या है, ये कौन सी विधि हो जाएगी, व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो जाएगी। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को उठाकर कह रहा है कि यहाँ पर उत्तर लिखो इसका, या फिर यहाँ पर एक टेबल रखकर यहाँ पर वो प्रयोग करवा रहा है, विज्ञान का टीचर है। तो ये सारी किस में आएंगे, व्याख्यान प्रदर्शन विधि में आएंगे, और उसके ये गुण में आएंगे। फिर दोष क्या होगा उसमें दोष में क्या आते हैं कि विद्यार्थी की थोड़ी गलती पर जो है उनको हतोत्साहित करना, उनको मारना, ये सब कुछ जो है उसके दोष में आता है। फिर प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या है कि जब इसमें क्या है, व्याख्यान जो है इसमें चला गया, व्याख्यान चला गया, यहाँ पर व्याख्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है। प्रयोग प्रदर्शन में यानी कि टीचर आ गया और आपको जो है यहाँ पर मैप दिखाने लगा, इंडिया का मैप दिखाने लगा ऐसा, और इसे समझाने लगा कि यहाँ पर ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है, बीच में महाराष्ट्र है, इधर इस साइड उत्तर प्रदेश है, उसके ऊपर बिहार है, फिर झारखंड है। ये सारे जो बताने का, ये सब करने का क्या है, इसे क्या कहते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि, जिसमें प्रदर्शन किया जाता है कुछ, वहां पर व्याख्यान नहीं किया जाता, प्रदर्शित किया जाता है सिर्फ, जैसे चार्ट दिखाना या फिर मैप दिखाना, चित्र दिखाना, इस प्रकार का अगर पढ़ाया जाए तो इसे प्रयोग प्रदर्शन विधि कहा जाता है। तो इसके हमने गुण देखे कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, और यह सहसंबंध आधारित क्रियान्वयन है, कि इसमें सहसंबंध हम ठीक से समझ पाते हैं। फिर जटिल बातों को जो है चित्र के सहारे हम ठीक से समझ पाते हैं, ये सारी इसमें गुण है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोष क्या है, इसमें करता कौन है, शिक्षक करता है, यानी कि सब कुछ शिक्षक के हाथ में है। इसीलिए क्या है, विद्यार्थियों को कौशल, जैसे कि मैंने वो साइकिल का उदाहरण दिया कि इसमें शिक्षक ही सब कुछ आपको बताएगा मैप पर। इसके कारण क्या होता है कि विद्यार्थी सीख नहीं पाता। जैसे मैंने आपको साइकिल का उदाहरण दिया कि जैसे मैं अगर क्लास में आऊं और रोज साइकिल चलाऊं, तो क्या आप मुझे देखकर साइकिल सीख सकते हो, तो नहीं सीख सकते। उसी प्रकार के अगर मैं खुद अगर सारे चार्ट दिखा रहा हूँ, खुद अगर आपको नक्शे दिखा रहा हूँ, चित्र दिखा रहा हूँ, तो अगर सामने वाला स्टूडेंट सो जाए तो उसे समझ नहीं आएगा। अगर मैं उसको उठाकर कहूँ कि यहाँ और यहाँ पर नक्शे पर दिखाओ कि अमेरिका कहाँ पर है, तब वो सीखेगा, तब उसे डर लगेगा, तब वो ध्यान देगा कहाँ पर, कक्षा में। तो इस प्रकार से हमने जो है आज ये सारी विधियां शिक्षण की पढ़ी। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कक्षा में जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जो रिकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट है वो भी जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी विधियां हमने आज पढ़ी है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद।